सबसे पहले तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। इन्वायरमेंट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है कभी, थोड़ा बहुत भी कहीं पे पढ़ा है? ट्वेल्थ ट्वेल्थ में है इन्वायरमेंट टॉपिक? इन्वायरमेंट है एनसीईआरटी में कहीं? बायो में होगा, थोड़ा सा सेक्शन इन्वायरमेंट का है, 5वें नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालिए। पहले तो सिलेबस, इन्वायरमेंट के टॉपिक के सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहला होता है इन्वायरमेंट, दूसरा है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी इंटरेक्शन, कम्युनिटी इंटरेक्शन, बायोस्फीयर, बायोम्स, बायोस्फीयर, बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बोलते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेटिव एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है, प्रोजेक्ट टाइगर और ये सब, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट, समझौता समझौता, वो कॉप और वो सब जो आते हैं वो उस तरीके की आप कहते हैं। ये आपके मोटा मोटी टॉपिक है, ठीक है। लिखो मेंस में, मतलब वेटेज, वेटेज में लिख लो किसका कितना सेक्शन है, तो वेटेज में लिख लो मेंस डैश अराउंड 50 मार्क्स, 50 नंबर का मेंस में करीब करीब आता है। इन्वायरमेंट जो है वो पार्ट है आपका ज्योग्राफी का, तो ठीक है GS1 का सेक्शन आप पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तैयारी करनी किस में है, तो GS1 में है टॉपिक हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफिकल इश्यूज, तो ज्योग्राफिकल इश्यूज का ही ये पार्ट है इकोलॉजी वाला, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में अगर आप सिविल्स देने की सोच रहे हैं तो उसमें अराउंड 10 क्वेश्चन, PCS में देने की सोच रहे हैं तो अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे ये आया कि साहब ठीक है, इसमें लिखे नेक्स्ट पॉइंट 80% डैश 80% डैश फ्रॉम करंट अफेयर, तो इन्वायरमेंट का 80% तो करंट अफेयर से आता है, सिंपल है, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से, मैगजीन से कवर होता, बहुत सारी चीज़ें होंगी खास करके। अच्छा करंट अफेयर में लिखाई देता हूँ मैं, करंट अफेयर डैश करके लिखो नंबर 1 करंट अफेयर के अंदर मीटिंग्स, मीटिंग्स, दूसरा बुक्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस साल को रिलीज हुई है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, जो अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर इंटरनेशनल नहीं, बहुत सारी यूनि से, और फोर्थ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंस्टीट्यूशंस संगठन, ये आपका मेंस के लिए होता है, GS के लिए, करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को आपको यहां से कवर करना है। चलो तो आज से स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक हेडिंग डालो इन्वायरमेंट, शेड्यूल के हिसाब से इन्वायरमेंट, बोर्ड की नीड बहुत ज़्यादा इसमें पड़ती नहीं है, फिर भी जहाँ होगी वहाँ पे मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें समझते हैं, कॉमनली जानते होंगे इन्वायरमेंट का मतलब ही आप सभी लोग, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण को अगर आप तोड़ेंगे दो पार्ट में तो एक संधि होती है विच इज कॉल्ड परि प्लस आवरण, ठीक है, लिख लीजिए हिंदी में जरूरी है, परि पी परि परि र पे छोटी की मात्रा, परि प्लस आवरण, आवरण, तो परि वाला जो लेक्चर उसके ब्रैकेट में लिखिए चारों तरफ अराउंड, और आवरण का मतलब होता है कवरिंग, तो हमारे चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है किससे कवरिंग होगी,
बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के कवरिंग होती है आपकी, ठीक है। चलो मशीन बंद कर दो जानवी, ठीक है। लिखो, इट इज़ अ कवरिंग, इट इज़ अ कवरिंग around the animal and bot around the animals and vegetation. It is a covering around the animals and plants या vegetations in which they interact each other, in which they interact each other, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में कितने तरह के इन्वायरमेंट होते हैं? तो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में पहला इन्वायरमेंट होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके अंदर के टाइप में होते हैं तीन। भौतिक में आएंगे, पहला होगा टेरेस्ट्रियल, जमीन वाला। सेकंड इज एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय। थर्ड इज जलमंडलीय, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक और ये तीनों चीजें कहां मिलती हैं? आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। पहला क्लियर हो गया। सेकंड होता है आपका बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट में होते हैं आपके दो। पहला होता है फ्लोरल इन्वायरमेंट, फ्लोरल वानस्पतिक, और दूसरा होता है फ्यूनल, FAUNAL, फ्यूनल इन्वायरमेंट, जंतु। पहले वाले में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की और सेकंड में स्टडी करते हैं एनिमल्स की। तो यह फ्लोरल और फ्यूनल, ठीक है। थर्ड इन्वायरमेंट होता है सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ये आपका थोड़ा सा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट चला जाता है, ठीक है। चलो अभी सब एक एक करके पढ़ना ही है आपको, है। नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशंस, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन। ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशंस को समझना होता है। इसमें थोड़ा सा कुछ लिखने वाले पोर्शन होंगे, लिखो। फ्रॉम द एंशियंट टाइम टिल नाउ, फ्रॉम द एंशियंट टाइम टिल नाउ, ह्यूमन ह्यूमन impacted environment in various ways, in various ways, or we can say from good to bad, or we can say from to good to bad, from good to bad. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इन इनिशियल फेज, इन इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का मतलब है शुरुआत में, एंशियंट टाइम की बात करें, इनिशियल फेज, ह्यूमन वर्क एज रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर बोथ, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर बोथ। इनिशियल में जो इंसान था वो रिसीवर भी था, कंट्रीब्यूट भी करता था। रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर बोथ, रिसीव करता था ऑब्वियस बात है प्लांट से बहुत सारी चीज़ों को, और कंट्रीब्यूट क्या करता था? तो कंट्रीब्यूट में होता था जो सीड मैंने पॉलिनेशन वगैरह उस दिन बताया था, तो फैलाने का काम, जो बीज वगैरह होते थे उसको बाई चांस फैलाने का भी काम करता था, इस सेंस में था। तो आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर हेल्प करते थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। बट आफ्टर द डेवलपमेंट, बट आफ्टर द डेवलपमेंट till now, the time is divided into four phase, time is divided into four phase, time is divided into four phase। तब से यानी प्राचीन काल से अभी तक अगर समय की बात करें तो चार पार्ट में है। पहला ध्यान से लिखना, पहला है पीरियड ऑफ हंटिंग, पीरियड ऑफ हंटिंग। दूसरा है पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन,
पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन का टाइम। थर्ड है पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, प्लांट डोमेस्टिकेशन का टाइम। पौध पालन क्या बोलते हैं इसको, प्लांट डोमेस्टिकेशन। और ये प्रेजेंट टाइम का है पीरियड ऑफ साइंस टेक, पीरियड ऑफ साइंस टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टाइम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इनिशियल फेज से अभी तक जो इंसान रहा है वो मेकर से डिस्ट्रॉयर तरफ क्या है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को खत्म करना शुरू किया है उसने, इस सेंस में। चारों आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है आखिर। हाँ, इसमें ध्यान से चलो मैं लिखाई दूँ। चारों में पहले वाले में रोल लिख लो, इंसान का जो रोल है फर्स्ट वाले में वो है फैक्टर। इंसान फर्स्ट वाले में क्या है, एज अ फैक्टर है, कारक है। जब एनिमल हस्बेंड्री करने लगा तो हल्का सा उसने चेंज किया, तो उसमें आएगा मॉडिफायर। ह्यूमन क्या चला गया, मॉडिफायर, इन्वायरमेंट के लिए मॉडिफायर किया, थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया, मॉडिफाई। जब थर्ड में क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर, तो इसमें आया चेंजर। मॉडिफाई करना और चेंज करना दोनों में डिफरेंस होता है ना। चेंज आप बिल्कुल ही कर सकते हैं किसी चीज को, और मॉडिफाई का मतलब उसी को अपडेट करेंगे, डिफरेंस आ रहा। चेंजर। और फाइनली जो फेज है वो है डिस्ट्रॉयर, विध्वंसकर्ता का फेज में आ गया, खत्म करने वाले फेज में। ठीक है, डन। ये आए मेंस का क्वेश्चन जो मैं हेडिंग लिखवाने जा रहा हूं, तो लिखो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट। इंसान का एनवायरमेंट के ऊपर, ये सब बहुत कॉमन चीजें आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना पड़ता है कि लिखना क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट, इंसान का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पड़ा है या पड़ेगा या होता है इम्पैक्ट, उसको लेकर के। तो दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव। इंसान एनवायरमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करता है, कोई हरकत बताइए, कोई भी ऐसा वर्क जिसके थ्रू इंसान डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा एनवायरमेंट को। डिफॉरेस्टेशन करके, बिल्कुल ठीक बात है। और डिफॉरेस्टेशन हो गया, और को इसका और कैसे कर सकता है, मरीन पोल्यूशन के लिए, ठीक बात है। अच्छा, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो आप लिख रहे हैं ये अच्छा भी हो सकता है। इन्वायरमेंट पे इंसान को कोई ऐसा इम्पैक्ट बताइए जो बेहतर है। कोई भी ऐसा वर्कआउट किया गया हो बाय द ह्यूमन बीइंग्स जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हुआ है आपकी नज़र में, क्योंकि नुकसान तो बहुत सारे हैं। तो फिर भी सोचिए, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, अच्छा ऐसा हो सकता है, फायदा है, उसको हम डाल सकते हैं। नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल रेन, वो तो गड़बड़ है, वो तो छेड़छाड़ है इन्वायरमेंट के साथ। रेन होनी नहीं है, लेकिन आपने कुछ सिचुएशन ऐसी कर दी कि रेन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, प्रकृति के साथ गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए चाइना इसका बहुत वर्स्ट एग्जाम्पल है। चाइना का जो मेजर पोर्शन है ज़मीन का वो डेजर्ट है। तो जिस साल चाइना में ओलंपिक होने थे उस साल चाइना ने उस पूरे एरिया को कवर करके वहाँ पर ओलंपिक विलेज बनाया जहाँ पे खेल खिलाएंगे। ठीक है, और ओलंपिक विलेज कराएंगे तो आपको क्या होगा, एक बनाया तो आपको फिर पानी आनी सब चाहिए होगा ना, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम देना होगा। तो चाइना ने उस साल बहुत बड़े अमाउंट में आर्टिफिशियल रेन कराई। ठीक है, क्लाउड में। और रेन के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन को आप अगर आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं तो अच्छा तो नहीं है, तो बुरा ही है। भाई अगर रेन होनी होगी तो रेन तो होगी, लेकिन आपने कुछ गड़बड़ करके कर दी तो गड़बड़ होगी कहानी ना। तो उस साल ओलंपिक तो बहुत सक्सेस हुआ, लेकिन उसके अगले 4 साल लगातार उस पूरे इलाके में क्या आया, फेमाइन, बारिश हुई ही नहीं, क्योंकि छेड़छाड़ हो गई ना चीज़ों को लेकर के। भाई नॉर्मली बहुत बार अगर आपका एक सिस्टम काम कर रहा है, बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, या आपकी नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हो, उसमें से आपने ऐसा रूटीन ही चेंज कर दिया अचानक से, तो शुरू में दिक्कत करेगा कि नहीं। जैसे आपने नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर ली, आपकी आदत 10 बजे सोने की और नाइट शिफ्ट पे आप चलेगा, तो बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा ना। तो बॉडी के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये आपने जो किया, बुरा हुआ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेन को हमेशा किस में डालो, निगेटिव इम्पैक्ट में। फिर भी और कुछ सोचो अच्छी वाली में, बुराई तो मैं भी लिखाने आऊँगा, बुराई तो सब हो जाएगा। एक
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो भी ठीक बात है। आपने एक वर्ड सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर ह्यूज अमाउंट में हम रेन वाटर को एक बहुत बड़े एरिया में कंजर्व करें तो वो एक नई रेन होने की, भाई रेन होने के लिए ज़मीन में क्या होना चाहिए, पानी। वहाँ से पानी उठाता है गर्मी में, कुछ याद है, गर्म हवा चलती है, वो पानी को उठाती है, ऊपर लेके जाती है, ठंडी होती है, बारिश होती है, ये तो है। तो पानी का सोर्स अगर आप खुद ही क्रिएट कर दो तो बेहतर ऑप्शन है कि नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़े अमाउंट में अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो एज ए पॉन्ड काम करेगा। तो हो सकता है कुछ इलाके में हमेशा, जैसे मैं अभी बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आगरा में। आपने गर्मी देखी इस बार, क्या तगड़ी पड़ी थी इस बार गर्मी। हर साल गर्मी तो बढ़नी है। आगरा में एक जगह है, को विहार करके, मैं भूल रहा हूँ, ब्रज विहार करके आगरा में है। वो ना यूपी में सबसे बेहतर एग्जाम्पल उसका दिया कि सोचो उस पूरी विहार कॉलोनी के लोगों ने इसी यूज़ ही नहीं किया, जबकि आगरा जो होता है वो पूरे यूपी का हॉटेस्ट प्लेस होता है हर साल के हिसाब से, सबसे गर्म होता है 52, 53, 50, क्योंकि पूरा प्लेन है ना। तो 52-54 डिग्री पे अगर आपका सोचो जा रहा हो, फिर भी वहाँ का जो एक नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर था वो 23 गया मैक्सिमम पूरी सोसाइटी का। नहीं सोसाइटी होती, सोचो ऐसा कैसे, जिस समय उस आगरा में ताजमहल का टेम्परेचर 52 है और सेम जगह पे बगल में जो सोसाइटी वहां का कितना है 23, ऐसा कैसे, सोचने वाली बात है। तो जब सोचा गया तब जाकर के दिखा, उसमें ये मिला आपको रेन वाटर हार्वेस्ट। पूरी बिल्डिंग ने, मतलब वहां पे जितनी सोसाइटी थी, बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने उस पूरे पानी को एक जगह प्रिजर्व करके रखा है। तो जब बड़े अमाउंट में पानी होगा तो हवा चलेगी। भाई समुद्र के किनारे शाम के टाइम आप देखते हो क्या बढ़िया लगता है हिसाब किताब, बस यही हुआ। दूसरी चीज, हर घर में मिनिमम रूल है 20 प्लांट्स का। हर घर वालों को हर साल 20 प्लांट अपनी सोसाइटी में लगाने हैं। अब हिसाब लगा लीजिए, अगर कुल मिला के 500 फैमिली भी हैं, हिसाब समझ, तो 500 फैमिली के 20 प्लांट के हिसाब से कितने हो गए, 1000 प्लांट, 1000, 10,000। तो सोचिए 10,000 प्लांट आपको हर साल लगने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 फैमिली अगर हैं, 200 हुए, 100 जैसा फैमिली है। अब हिसाब लगाइए, अगर हर साल 1000 प्लांट भी आप अपनी सोसाइटी में लगा रहे हैं और पिछले 10 साल से लगा रहे हैं, तो 10,000 प्लांट आपके तैयार। ये 10,000 प्लांट प्लांट क्या करते हैं, गर्मी को खींचते हैं ना, आप सीधी बात है, सोचिए। तो उनके सोचो, मैं तो वीडियो भी देखा था, वहीं पे एक है मित्र हमारे रहते हैं, तो भेजा था, सोचो वहां पे एसी चला ही नहीं इस बार गर्मी में, आप सोच के देखो क्या बढ़िया चीज थी। तो लेकिन क्यों, रीजन क्या आपके सामने, रीजन है आपके सामने प्लांट का, भाई सीधी बात है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटर यूजमेंट आप 2-3 लिख सकते हो, बाकी वर्स्ट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलो पहला आ जाओ, डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट में लिखो, फटाफट लिखो, नंबर 1, चेंजमेंट इन द लैंड यूज। चेंजमेंट इन द लैंड यूज, भूमि उपयोग में परिवर्तन। चेंजमेंट इन द लैंड यूज, भूमि उपयोग में परिवर्तन। लैंड के यूज में चेंजमेंट कर दिया गया। लैंड यूज का मतलब आप क्या क्या यूज करते हो, डैश करके लिख लीजिए। नंबर 1, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, क्रॉप बर्निंग, क्रॉप बर्निंग। थर्ड, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ट्री, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ट्री, न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न, चेंजमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप पैटर्न में चेंज, एटसेट्रा। ये सारी चीजें लैंड यूज को चेंज कर गई हैं। सारा पॉइंट समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट आओ, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशंस। माइनिंग लिख लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग से भी इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा, तो डैश करके लिखो, डैम, कैनाल, डाइवर्जन ऑफ रिवर, ह्यूज ब्रिजेस, रोड्स, ब्रिज, मिनरल्स माइनिंग, पेट्रोलियम, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये सब इसी पॉइंट में आएंगे कि आपको कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के अंदर ये सारी चीजें की जाती हैं, इसके कारण भी इन्वायरमेंट की क्या हुआ, डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ। थर्ड होता है वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, ये भी जानते होंगे, वेदर को मॉडिफाई करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, वही जो इन्होंने वर्ड यूज किया, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। लिख लीजिए आर्टिफिशियल रेन। तुरंत यही जान लीजिए क्या होता है, इन्वायरमेंट जो बादल होता है, बादल देखो, हर एक बादल जो होता है, वैसे तो ज्योग्राफी की चीज, ज्योग्राफी किसने कवर किया आप में से, व्हाट ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी,
तो कौन सा आपको बताया गया था, क्या कंडीशन है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लोग बताइए। रेन होने के लिए कंडीशंस के लिए एक टेक्निकल वर्ड था कि ये होनी चाहिए। ना ना, कंडेंसेशन तो एक प्रोसेस है। तीन कंडेंसेशन जैसी तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तीनों में कौन कौन सी होती है? वेपराइजेशन, फिर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। ठीक बात, ये तीनों बेसिक पढ़ा आपने। ठीक बात है। बट मैंने आपको उधर साइड में, अगर आपने कवर किया होगा वर्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन, नहीं कवर किया तो आगे करेंगे। वहां पे एक वर्ड दिया था आपको, वो था ह्यूमिडिटी। कौन सी वाली ह्यूमिडिटी? दो तरीके की बताई गई थी ना, हाँ, तो कौन सी थी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही बात है। सिंपल तरीके से समझिए, बारिश होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना जरूरी है। अब क्या होती है वो छोड़ दीजिए, वो कवर करेंगे, ठीक है। लॉजिक बात, अगर ह्यूमिडिटी ऐसे समझो इसको, हवा में कितनी नमी है और बारिश होने के लिए कितनी नमी चाहिए, दो अलग अलग बात है। अगर ये दोनों बराबर है तो बारिश हो जाएगी। जैसे आपको 3 रोटी की भूख है और आपको 3 रोटी मिल गई तो आप सेटिस्फाई हो गए। लेकिन अगर आपको 3 रोटी की भूख है और 2 मिली तो गड़बड़ होगी कहानी, फिर घर पे आके मैगी खाओगे। शादी ब्याह में ऐसे ही तो होता है, शादी में आदमी जानबूझ के खाता नहीं है और घर पे आके फिर कहता लाओ कुछ बना ले, तो आधी भूख रहती है, तो ये गड़बड़ कहानी होती है। या फिर 3 रोटी की जगह आपके सामने 4 रोटी आ जाए, वो भी गड़बड़ है। तो रेन जितनी होनी चाहिए, बादल में जितना नमी होनी चाहिए और जितनी है, दोनों अगर इक्वल है तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन में ऑब्वियस बात है, इसका मतलब है जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं ना, तभी तो आर्टिफिशियली उसमें कुछ किया गया होगा, तो उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेन स्लैश करके लिख लो, क्लाउड सीडिंग, मेघ जनन। आप क्लाउड बना रहे हो ना, और इसमें डाल कर लिख लो क्या मिलाते हैं केमिकल, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लिख लीजिए सिल्वर आयोडाइड। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बादलों में छिड़का जाता है सिल्वर आयोडाइड, एजीआई, क्लाउड्स में एजीआई छिड़कते हैं, इससे आपका क्या होता है, रेन, आर्टिफिशियल रेन जनरेट होती है। तो एक काम ये हुआ। दूसरा लिखिए कंट्रोल ऑन हेल स्टॉर्म। कंट्रोल ऑन हेल स्टॉर्म, ओला जो होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जो ओले गिरते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो रास्ते में मेल्ट हो जाता है ओला, और वो जमीन पे ओले भी गिरने जरूरी होते हैं। देखिए प्रोसेस है तो एक प्रोसेस होती है, आप छेड़खानी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम में आप जानते होंगे बहुत सारे न्यूक्लियर क्या हुए, एक्सीडेंट हुए हैं, उसके कारण इन्वायरमेंट इंपैक्ट हुआ है, तो डैश करके लिख लो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में दो इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट्स हैं, ये मैं तीनों लिख लो। तीन इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट्स हैं। पहला है 79 में, 1979 में, इसका नाम है 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड यूएसए में। 86 में है चेरनोबिल। 86 में है चेरनोबिल। 2011 में है फुकुशिमा, फुकुशिमा रिएक्टर। 2011 में है फुकुशिमा रिएक्टर, ठीक है। तो ये तीनों आपके कैसे रहे हैं, इंपैक्टेड हैं एक्सीडेंट के केसेस में, इसके कारण भी नुकसान हुआ है। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन, कॉमन होता है डिफॉरेस्टेशन, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट होता है इरोजन। इरोजन पढ़ना है आगे, एक एक करके सब जानोगे, इरोजन। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस। रेगुलेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रम, मेट्रियोलॉजिकल। मेट्रियोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, जो मौसम मौसम वाला खेल है उसको करना प्रोसेस। नेक्स्ट ठीक है, ये हुए सारे आपके डायरेक्ट इंपैक्ट। अब इनडायरेक्ट इंपैक्ट। इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो होते हैं उनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट में
नंबर एक पहला होता है यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यूज करना, टाइम देखो इनडायरेक्ट टाइम पर थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लगता टाइम है लेकिन फिर पूरी तरीके से खत्म करते हैं। पेस्टिसाइड्स का लगातार यूज करेंगे तो कैंसर होगा, कैंसर एक दिन में तो नहीं होगा ना, कैंसर होने में 20 साल लगेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि 20 साल में कैंसर हुआ तो फिर आप खत्म, ये दिक्कत है इनडायरेक्ट में। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज। थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ हैवी मेटल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ हैवी मेटल्स। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, चेंजमेंट इन फूड चेन, चेंजमेंट इन फूड चेन, फूड चेन। नेक्स्ट ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इंपैक्ट, इनडायरेक्टली ये सब चल रहा है, टाइम टेकिंग होते हैं सब। अच्छा ग्रीन हाउस पे पढ़ेंगे, वैसे इसमें डिटेलिंग है बट आगे पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस तो जानते होंगे आप लोग, सभी लोग ग्रीन हाउस, ठीक है डन। तो ये आपके इंपैक्ट हो गए, मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, कई बार लिखने के लिए आया हुआ क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक?